Hi, I am Yogacharya A.K. Shukla and you are watching Yoga Gyanam educational channel, the Hub of Yoga Wikipedia. So dear friends, today we are going to talk about on the topic of introduction of personality. So विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने पीछे के कुछ टॉपिक देखे थे और आज हम 5th यूनिट है जिसके अंतर्गत व्यक्तित्व के विषय में पूछा गया है। तो आज उसके अंतर्गत हम लोग मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी देखेंगे, डिफिनीशन ऑफ पर्सनालिटी देखेंगे और अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है। तो व्यक्तित्व के अर्थ में हम देखते हैं कि व्यक्तित्व जो होता है वो उसको इंग्लिश में क्या पर्सनालिटी बोलते हैं, इंग्लिश में उसे हम पर्सनालिटी बोलते हैं। ये पर्सनालिटी जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, ठीक है, पर्सोना से बना है और पर्सोना का अर्थ होता है मास्क। मास्क मीन्स जो है मुखौटा या बहुरूपिया मीन्स विविध रूप धारण करने वाला मीन्स, या हम इसको और अगर डिफाइन करें तो बोल सकते हैं बाहरी रंग रूप कदकाठी। ये हमने देखा इसका कि वर्ड के हिसाब से इसकी क्या क्या अर्थ होता है, अकॉर्डिंग शब्द इसका क्या अर्थ है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, ये हमने देख लिया। तो बाहरी रंग रूप या कदकाठी के रूप में जाना जाता है पर्सनालिटी को। और अब पर्सनालिटी को सिर्फ मुखौटा या बहुरूपिया के अर्थों में नहीं लिया जाता, बल्कि अब इसका थोड़ा सा विस्तृत अर्थ लिया जाता है। तो प्राचीन समय में व्यक्तित्व से तात्पर्य केवल बाहरी रंग रूप से था, ठीक है, कदकाठी से था, पहनावे आदि से संबंधित था। जबकि वर्तमान समय में इसको ये जो बाहरी रंग रूप है वो तो लेते ही लेते हैं, जो बाहर दिखता है विजिबल है वो तो लेते ही हैं, प्लस आंतरिक रूप मीन्स व्यक्ति के गुण क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ट्रेड्स क्या हैं, उसके आचरण और व्यवहार मीन्स उसका क्या है, उसको भी समाहित किया जाता है। इस प्रकार से व्यक्तित्व का वर्तमान में जो अर्थ है, व्यक्तित्व का अर्थ है बाहरी रूप प्लस आंतरिक रूप, इन दोनों को मिक्सअप करके पर्सनालिटी को समझा जाता है। तो डिफिनीशंस ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी की परिभाषा क्या होती है, तो इसकी कई परिभाषाएं हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आलपोर्ट ने काफ़ी परिभाषाओं का संग्रह किया, इन्होंने 49 परिभाषाओं का संग्रह किया, उनका सार निकाला और अपनी नेक्स्ट जो है 50वीं परिभाषा दी। तो इनके अनुसार व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक समूह है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। मित्रों, इसको थोड़ा सा समझना आवश्यक है। व्यक्तित्व क्या है, मनोदैहिक अवस्थाओं का, तो इसमें मनोदैहिक अवस्था का प्रयोग हुआ है, गत्यात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है और अपूर्व। तो चलिए पहले हम नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। तो वैलेंटाइन के अनुसार क्या है, देखो वैलेंटाइन नाम भी याद रहेगा। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की अर्जित एवं जन्मजात प्रकृतियों का योग है, ठीक है, अर्जित और जन्मजात, इसमें 2 शब्द आए हुए हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। नेक्स्ट है कैटल के अनुसार, तो वो कैटल कहते हैं कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा, ठीक है, यानी व्यक्तित्व कहते हैं वह चीज़ है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी अगर किसी का व्यक्तित्व में पता है कि ऐसा है तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर ऐसी पोजीशन होगी, ऐसी कंडीशन आएगी तो वो व्यक्ति अमुक व्यवहार करेगा, या हम किसी के व्यक्तित्व के आधार पर ही यह भविष्यवाणी हम कर सकते हैं या कर पाते हैं। चाइल्ड के अनुसार व्यक्तित्व से तात्पर्य कमोवेश स्थायी आंतरिक कारणों से होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक समय से दूसरे समय में संगत बनाता है तथा तुल्य परिस्थितियों में अन्य लोगों के व्यवहार से अलग करता है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। हम देखते हैं आगे इसकी विशेषताएं, या इसमें मुख्य जो हमारे बिंदु आए थे परिभाषाओं को समझने के लिए, उनको समझने का प्रयास करते हैं। मनोशारीरिक तंत्र एक वर्ड आया था, साइकोफिजिकल सिस्टम, ये इसका मतलब क्या है। देखिए, व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यवहार उसके शारीरिक एवं मानसिक गुणों के समुच्चय से निर्धारित होता है, ठीक है, यानी कि केवल जैसा हमने पढ़ा था पर्सनालिटी का अर्थ बाहरी और आंतरिक गुणों के समुच्चय से है। जो आंतरिक गुण होते हैं वो ज़्यादातर मानसिक ही होते हैं, मानसिक गुणों का ही उसमें पूरा व्यापार होता है उनमें।
तो व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार उसके शारीरिक एवं मानसिक गुणों के क्या समुच्चय से ही निर्धारित होता है। जैसे उसके शील गुण क्या है, उसकी आदत क्या है, उसके भिन्न भिन्न तत्व आपस में ऐसे संगठित रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसी को मनोशारीरिक तंत्र कहते हैं। संगतता का क्या अर्थ है? संगतता का अर्थ है कि विभिन्न अवसरों पर व्यक्ति का व्यवहार एक जैसा समान होना संगतता कहलाता है। यानी जैसे किसी परिस्थिति में आप कोई निर्णय लेते हैं या कोई रिएक्ट करते हैं, तो आपकी यदि वो व्यक्तित्व है आपका, तो जब दोबारा वैसी सिचुएशन आएगी तब भी आप वैसे ही रिएक्ट करोगे। इसी चीज को संगतता कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपूर्व समायोजन। अपूर्व समायोजन का क्या अर्थ है? अपूर्व समायोजन का अर्थ है यूनिक। ठीक है। वातावरण समान होने पर भी उस वातावरण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार विचार अपने अपने ढंग का होता है। ठीक है। कोई भी परिस्थिति हो तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से प्रत्यक्षण करता है और रिएक्ट करता है, तो यह अपना उसका यूनिक व्यवहार होता है। इसी को हम अपूर्व कहते हैं। अपूर्व समायोजन मीन्स कि वह अपने ढंग का एक अलग समायोजन करेगा या वहाँ रिएक्ट करेगा, तो इसे ही अपूर्व समायोजन कहा जाता है। तो निष्कर्ष रूप में यदि देखें तो व्यक्तित्व में भिन्न भिन्न शील गुणों का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन होता है जिसके कारण व्यक्ति का व्यवहार तथा विचार किसी भी वातावरण में अपने ढंग का अपूर्व होता है। तो मित्रों, हमने देखा कि व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है। इन दो बातों को हमने देखा जिसका मूल निचोड़ यह निकला कि व्यक्तित्व जो होता है वो आंतरिक और बाह्य गुणों का समुच्चय है तथा यह इसमें दो मुख्य चीजें होती हैं कि व्यक्तित्व होता है वह अर्जित भी है और जन्मजात भी है। मीन्स कुछ तो वह जैविक कारणों के कारण, आनुवंशिकता के कारण हमें प्राप्त होता है जैविक, और दूसरा है कि वातावरण के साथ जो व्यक्ति सीखता है और रिएक्ट करता है उसके अनुबंधन बनते हैं बाह्य वातावरण के साथ। अब अनुबंधन का अर्थ है किसी चीज़ को हम सीख लेते हैं और फिर समझ जाते हैं कि भाई यह घटना ऐसे होती है, और फिर हमें पता हो जाता है कि यह घटना, जब यह घटना घटेगी तो ये घटेगी, तो उसके अनुसार हम फिर आगे समायोजन करके उसको साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसको हम बोलते हैं अनुबंधन या सीखना या अधिगम, इन वर्डों में इसको समझते हैं। तो इस प्रकार से यह होता है हमारा व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यक्तित्व की पहुंच। व्यक्तित्व की पहुंच से क्या तात्पर्य है, या व्यक्तित्व के उपागम भी इसको हम बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं अप्रोचेज टू पर्सनालिटी। यानी कि व्यक्तित्व को समझने के लिए, उस तक पहुंच बनाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसको कैसे कैसे समझते हैं। व्यक्तित्व को समझने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से कार्य किया और किसी एक ही चीज को अलग अलग दृष्टिकोणों से देख कर उसको हर तरफ से जांच कर परख कर उसके विषय में कुछ निष्कर्ष दिया। फिर उन सबको मिलाकर अगर यदि हम अध्ययन करें तभी किसी बिंदु के विषय में हम पूरा व्यवस्थित अध्ययन कर सकते हैं या फाइनल निष्कर्ष दे सकते हैं। तो अप्रोचेज क्या है? अप्रोचेज है ये वेज ऑफ टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को समझने के विविध तरीके जो हैं उन्हीं को हम उपागम के रूप में समझते हैं। तो देखते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के अध्ययन व शोध के लिए कई उपागमों का प्रतिपादन किया है। ठीक है, बहुत यानी कई सारे उपागमों का प्रतिपादन किया गया है जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो उसमें से प्रमुख जो हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सैद्धांतिक और थ्योरेटिकल अप्रोच। नेक्स्ट है शोध उपागम या ऑडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक अप्रोच। ये दो प्रकार के अप्रोचे हैं। प्रकार उपागम मीन्स टाइप अप्रोच, और लास्ट है शीलगुण उपागम मीन्स ट्रेट अप्रोच। तो इसमें से हम एक एक को देखते हैं कि क्या होते हैं। अगर यदि हम बात करें सैद्धांतिक उपागम की, थ्योरेटिकल अप्रोच की, तो इसके अंतर्गत व्यक्तित्व के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए बात समझने का प्रयास कर सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत जो व्यक्तित्व के विषय में जो बहुत से कई सारे सिद्धांत बन के आए, निकल के आए, उन समस्त सिद्धांतों का समावेश सैद्धांतिक उपागम में कर दिया गया है। अर्थात कि व्यक्तित्व को समझने के लिए जितने सिद्धांतों की व्याख्या की गई, जितने सिद्धांतों को स्थापित किया गया, उन सबको हम सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखते हैं और अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है शोध उपागम।
शोध उपागम में क्या है कि व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए कई तरह की शोध विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यानी कि जब व्यक्तित्व के विषय का हमें यूटिलाइज करना होता है, कहीं पर उसका अनुप्रयोग करना है, ठीक है, किसी के विषय में हमें अध्ययन करना है, किसी के व्यक्तित्व के विषय में अध्ययन करना है, या किसी संस्कृति और समाज के कुछ व्यक्तियों पर, कुछ समूह का हमें व्यक्तित्व का उनका अध्ययन करना है, तो उसके लिए कुछ शोध विधियां निकाली गई, जिसमें मेन 2 हैं और उसके विषय में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रकार उपागम। प्रकार उपागम मीन्स टाइप अप्रोच। यह क्या है, व्यक्तित्व का सबसे पुरानी अप्रोच है, यह सिद्धांत है। इसमें व्यक्ति को खास खास प्रकार में बांट दिया जाता है और व्यक्ति के प्रकार के आधार पर उसके शील गुणों का वर्णन किया जाता है। विद्यार्थियों, आपको इसी टॉपिक पर या प्रकार उपागम पर ही ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और इसी में से आपको मैक्सिमम जो है पूरा अपना ध्यान इसी उपागम पर विशेषकर आपको केंद्रित करना होगा। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें शील गुण उपागम। शील गुण क्या, ट्रेट होते हैं, मीन्स गुण है एक प्रकार से। ये इस सिद्धांत के या इस उपागम के अनुसार व्यक्ति की संरचना विभिन्न प्रकार के शील गुणों से ठीक वैसे ही होती है जैसे मकान की संरचना ईंटों से होती है। यानी कि व्यक्ति का व्यवहार, इस सिद्धांत का मानना है कि व्यक्ति का व्यवहार किसी प्रकार द्वारा नहीं बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों द्वारा नियंत्रित होता है और इस तरह से शील गुण उपागम व्यक्तित्व की मौलिक इकाई है। मीन्स कहने का ये है कि इसके अनुसार ये माना जाता है कि जो व्यक्तित्व है वो छोटी छोटी बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना है। ये इकाई क्या है, ट्रेट्स हैं, गुण हैं, एक विशेषताएं हैं जो व्यक्ति की होती हैं। हम कहते हैं अमुक व्यक्ति के अंदर अमुक गुण है या शील गुण है, ठीक है, तो उन्हीं को माना गया है व्यक्तित्व की इकाई। और ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्तित्व है बहुत से शील गुणों के, एक व्यक्ति के अंदर बहुत से शील गुण होते हैं, कोई शील गुण ज्यादा है, कोई कम है, वो एक अलग विषय है कि कितना है, बट कई सारे शील गुणों का समुच्चय होता है और वही जो है व्यक्तित्व होता है, ऐसा माना गया। इसमें से फर्स्ट हम देखते हैं सैद्धांतिक उपागम की चर्चा करें कि सैद्धांतिक उपागम मीन्स थ्योरेटिकल अप्रोचेज। तो इसके अंतर्गत मुख्यतः 10 सिद्धांत लिए गए हैं, 10 सिद्धांत की चर्चा हुई है। हालांकि और भी सिद्धांत हैं लेकिन जो प्रमुख हैं उनको लिया जाता है। इसमें देखते हैं क्या है, व्यक्तित्व के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए विभिन्न तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिकों ने किया है। ऐसे प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। मनोविश्लेषणात्मक उपागम या साइको एनालिटिक अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट है नव मनोविश्लेषणात्मक उपागम या इसको हम बोलते हैं न्यू साइको एनालिटिक अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर गठनात्मक उपागम, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। नेक्स्ट है जीवन अवधि उपागम मीन्स लाइफ स्पैन अप्रोच। नेक्स्ट है शील गुण उपागम मीन्स हो गया ट्रेट अप्रोच, ठीक है। विमीय उपागम नेक्स्ट है मीन्स डायमेंशनल अप्रोच हो गया। नेक्स्ट है साम्प्रतिक या मानवतावादी उपागम मीन्स फेनोमेनोलॉजिकल और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक उपागम। संज्ञानात्मक उपागम मीन्स हो गया कॉग्निटिव अप्रोच। 9th है व्यवहारात्मक एवं अधिगम उपागम जिसका अर्थ है बिहेवियरल एंड लर्निंग अप्रोच। और लास्ट है सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम जिसका अर्थ होता है सोशल कॉग्निटिव अप्रोच। इसके विषय में थोड़ा थोड़ा हम देखने का प्रयास करते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आ सके कि वास्तव में इनका क्या अर्थ है। तो हमने सार रूप में आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसकी व्यवस्था की है कि सार रूप में आप एक एक दो लाइन में इनको समझ सके क्या है, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन सके। अब मनोविश्लेषणात्मक उपागम क्या कहता है, ये कहता है कि व्यक्तित्व अध्ययन का सबसे पहला उपागम है, यह सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया है। उन्होंने माना है, क्या माना है कि व्यक्तित्व जो है ना जैविक कारकों व जन्मजात दैहिक कारकों का प्रतिफल होता है अपेक्षाकृत सामाजिक व पर्यावरणीय कारकों के। देखिए मित्रों, जो व्यक्तित्व है उसमें मुख्यतः 2 चीजें मानी गई हैं कि जो व्यक्तित्व होता है वो जन्मजात और अर्जित इन दोनों का है। तो इसी के बीच मनोवैज्ञानिकों के बीच अपने अपने मतभेद होते हैं। किसी ने कहा पर्यावरणीय ज्यादा उसमें तत्व होते हैं, किसी ने कहा नहीं अनुवांशिकी ज्यादा होते हैं, किसी ने कहा नहीं दोनों होते हैं।
तो इसमें मनोविश्लेषणात्मक उपागम क्या मानता है कि जैविक कारक व जन्मजात दैहिक कारक इन दोनों का ही प्रतिफल होता है, इन दोनों का मिक्सअप होता है। इसमें व्यक्ति का व्यवहार अचेतन अल्पप्रेरकों द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसा माना गया कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, मीन्स इसका हुआ कि यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक है ना, तो यहाँ पर मन या उसके आंतरिक जो चेतना है उस पर यहाँ जोर डाला गया है कि जो व्यक्तित्व होता है वो मुख्यतः जो उसका नियंत्रण है वो अचेतन अभिप्रेरक जो होते हैं उनके द्वारा होता है। अचेतन अभिप्रेरक सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत का एक प्रमुख टॉपिक है या इस पर उन्होंने काफ़ी चर्चा की है। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नव मनोविश्लेषणात्मक उपागम। इसमें क्या है कि इसमें फ्रायड के विचारों को गौड़ मानते हुए, यानी कि उसके अपोजिट, इसमें उसके विपरीत या उसको सुधार करते हुए दूसरे पक्ष के मनोवैज्ञानिकों की यह सिद्धांत है। इनका क्या मानना है कि व्यक्तित्व को पर्यावरणीय कारकों का प्रतिफल अधिक माना है। यानी इन्होंने सिगमंड फ्रायड को नकारा नहीं है, उन्होंने माना है कि जैविक भी होता है, लेकिन उन्होंने पर्यावरणीय कारकों के प्रतिफल को अधिक माना है। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर इस सिद्धांत को हम सही माने तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अनुवांशिक रूप से उसके अंदर जो भी पर्सनालिटी आई है, यदि उसको किसी उचित वातावरण में या किसी विशेष वातावरण में रखा जाए तो उस वातावरण के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनालिटी ज़्यादा डेवलप होगी। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है। इसमें प्रकृति के आशावादी छवि पर अधिक बल डाला गया है। प्रकृति के आशावादी का मतलब है कि प्रकृति के द्वारा यानी बाह्य परिस्थितियों के द्वारा, वातावरण के द्वारा जो है व्यक्तित्व प्रभावित होता है। तो नेक्स्ट है हमारा शरीर गठनात्मक उपागम। शरीर गठनात्मक उपागम का क्या कहना है कि इसमें व्यक्तित्व की व्याख्या शरीर के संगठन एवं उसके आकार प्रकार के आधार पर की गई है। यानी शरीर गठनात्मक, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि शरीर का जो गठन होता है उसके आधार पर व्याख्या की जाती है, उसका आकार कैसा है, प्रकार कैसा है। इसी के अंतर्गत जो है ना हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसके अंतर्गत पतले व्यक्ति, मोटे व्यक्ति, ठीक है, गोल मटोल व्यक्ति, ऐसा करके इसके अंदर व्यक्तित्व के प्रकारों को बांटा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्रेस्मर और सेल्डन के सिद्धांतों को विशेष रूप से देखेंगे। नेक्स्ट है जीवन अवधि उपागम। जीवन अवधि उपागम ये मानता है कि जो व्यक्तित्व होता है वो किसी शॉर्ट पीरियड में बने हुआ कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं है या कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो जीवन भर व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों के साथ क्रिया करता रहता है और अंतःक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व कॉन्टिन्यूअसली डेवलप होता रहता है या कॉन्टिन्यूअसली बनता रहता है। तो ऐसा माना कि जीवन अवधि उपागम। तो इसके अंतर्गत कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ऐसा माना है कि प्रारंभिक के केवल 10 साल में ही व्यक्तित्व बन जाता है, कुछ ने माना है कि नहीं 15 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने जीवन का पूर्वार्ध 25 साल और किसी ने कहा कि नहीं होल लाइफ चलता है, किसी ने कहा है, ऐसा करके अलग अलग हैं। तो उन सभी सिद्धांतों को इसके अंतर्गत रख दिया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा शील गुण उपागम। शील गुण, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, शील गुणों को इसमें कारण माना गया है कि शील गुणों के रूप में की जाती है, यानी इसमें व्यक्तित्व की व्याख्या शील गुणों के रूप में की गई है। ठीक है, इनके अनुसार शील गुणों के कारण ही व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में संगत ढंग से व्यवहार करता है। इसके तहत आलपोर्ट तथा कैटल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं। जैसा हमने पहले ही बताया था कि शील गुणों के कारण ही व्यक्ति जो विभिन्न परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैसा व्यवहार करने वाले शील गुण मौजूद हैं, अतः वैसी परिस्थिति पर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो व्यक्ति कैसा संगत व्यवहार करता है। तो नेक्स्ट है हमारा 6 विमीय उपागम मीन्स डायमेंशनल अप्रोच। इसमें क्या किया गया, व्यक्तित्व की व्याख्या एक विमा के रूप में, उच्च या निम्न के रूप में रेट किया गया है। इनका कहने का अर्थ ये है, ये ऐसा कहते हैं कि कोई चीज़ अपने आप में, जैसे ईमानदारी है और बेईमानी है, तो उनका कहना है कि ये नहीं कि ईमानदारी कोई दूसरा तत्व है और बेईमानी कोई दूसरा तत्व है। ये कहना चाहते हैं, मीन्स आप समझने का प्रयास करें, जैसे पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। इसका मतलब ये नहीं कि पूर्व कोई दूसरा है, पश्चिम कोई दूसरा है, बल्कि एक रेखा है, उस रेखा में इधर जितना बढ़ते जाएंगे आप पूर्व होता जाएगा और जितना आप इधर बढ़ते जाएंगे पश्चिम की ओर जाएंगे। ठीक है तो दोनों एक ही रेखा। तो ऐसे ही माना है
कि एक विमा में उच्च या निम्न के रूप में। मीन्स सपोज दैट अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ना तो ईमानदार है और ना बेईमान है, तो वो कहाँ पर रेखा में रखा जाएगा? बीच के जीरो में, शून्य में, ठीक है, सेंटर में होगा। मान लीजिए माना गया कि उसकी ईमानदारी कितनी है और निकाला गया किसी प्रकार से, तो हम कहेंगे भाई 5.5 है, मतलब कि 5 है या 10 है या 15 है, जितना आगे होगी, ठीक है। अच्छा, उसी जगह पर उसके अंदर कम हो पे ईमानदारी कम हो तो क्या होगा? तो वो माइनस में जाने लगेगा, माइनस इतने, माइनस इतने, माइनस इतने। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो बेईमान है। तो वो बेईमान और ईमानदार अपने आप में कुछ नहीं है। देखो, इसको गणितीय ढंग से सोचा जा रहा है ताकि तर्क के रूप में इन चीज़ों की व्याख्या की जा सके, गणितीय रूप में, सांख्यिकीय रूप में इन पर कार्य किया जा सके। इसलिए यह देखा जाए तो काफ़ी जो है इन्होंने जो निकाला है काफ़ी अच्छा है इनका निकालने का तरीका, जिसके आधार पर इन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि इसमें एक विमा में उच्च या निम्न कोटि के रूप में जो है रेट किया जाता है व्यक्तित्व को, और फिर कई सारे शील गुणों को इसी प्रकार से जो है निकाल दिया जाता है रेटिंग करके, और उसका फिर जो है माध्य निकाल के यह निकाला जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है साम्प्रतिक या मानवतावादी उपागम। इसमें क्या है? व्यक्ति की आत्मगत अनुभूतियों पर ध्यान दिया जाता है या देखा जाता है कि व्यक्ति वातावरण को किस तरह से प्रत्यक्षण करता है। यानी इनका साम्प्रतिक मतलब संवेदना से आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें यह किया गया है कि व्यक्ति वातावरण का प्रत्यक्षण कैसे करता है, फिर कैसे सोचता है, फिर कैसे उसको समझता है, फिर किस प्रकार से वो क्या करता है और उसको अनुभव क्या हो रहा। तो इसमें इस आत्मगत अनुभूतियों पर या अपने थिंकिंग पर या जो कॉग्निशन है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया है, और उसके आधार पर जो है व्यक्तित्व को व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक उपागम। संज्ञानात्मक उपागम क्या है कि इसमें सिर्फ चेतन मानसिक क्रियाओं पर ध्यान में केंद्रित किया जाता है कि व्यक्ति किस तरीके से अपने पर्यावरण तथा अपने को जानता है, प्रत्यक्षण करता है, मिलता है, सोचता है। सच पूछा जाए तो यह सबसे तर्कसम्मत एवं मनोवैज्ञानिक उपाय या उपागम है। देखो, ये क्या कह रहा है कि इसमें सिर्फ मानसिक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी कि इसमें थिंकिंग के रूप में, यानी कि कॉग्निटिव चीज के रूप में इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति कैसे किसी चीज को देख रहा, सुन रहा, समझ रहा, रिएक्ट कर रहा। तो जो संज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव है, उसके आधार पर यहाँ पर यह सिद्धांत दिया गया है कि इसके आधार पर ही व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट है व्यवहारात्मक एवं अधिगम उपागम। इसके तहत व्यक्तित्व को उद्दीपकों के प्रति विशेष सीखे गए व्यवहारों के एक संग्रह तथा आदत तंत्रों का एक सेट माना गया। इसमें ये माना गया है कि हम छोटे से क्या है, सिंपली ये कहना चाह रहा है कि बालक क्या करता है, शुरू में उसे कुछ पता नहीं होता, वो छोटी छोटी चीज़ें सीखता है। इस सीखने को ही अनुबंधन कहते हैं। अनुबंधन मीन्स बालक को जब प्रथम बार गर्म तवे में हाथ उसका टच हुआ होगा या प्रेस करने वाले प्रेस पर छुआ होगा, टच हुआ होगा, तो उसे नहीं पता था कि टच होने से क्या इफेक्ट होगा। जब उसने टच किया तो उसको दर्द हुआ, उसको जलन हुई। इससे क्या हुआ, उसे कुछ पता चला, लेकिन वो भी समझ नहीं पाया कि वो इस पे तवे पर हाथ रखने के कारण ऐसा हुआ, लेकिन उसे कुछ खटका कि हाँ कुछ तो हुआ है। अब उसके साथ दोबारा वही घटित हुआ, अब उसको एक अनुबंधन बन गया कि भाई जब ये आग पर या आग से जब बाहर आएगा उस समय तवा गर्म होगा, उस समय अगर हाथ टच होगा तो चल जाएंगे। तो ये चीज अनुबंधित हो गई उसकी व्यवहार करने के साथ साथ। तो ऐसे ही आदतों का संग्रह होता है व्यक्तित्व। यह मानना है 9th सिद्धांत का, व्यवहारात्मक एवं अधिगम उपागम का। नेक्स्ट है सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम। ये थोड़ा सा उसी संज्ञानात्मक को और आगे बढ़ाकर ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है कि वह संज्ञानात्मक तो होता ही है, लेकिन उसका व्यक्तित्व बाह्य परिस्थितियों को भी इफेक्ट करता है और बाह्य परिस्थितियों से खुद भी अफेक्ट होता है। देखिए, बोल रहा है कि व्यक्ति और परिस्थिति या वातावरण कारक एक दूसरे को परस्पर ढंग से प्रभावित करते हैं और इस प्रकार व्यक्तित्व के व्यवहार या शील गुणों को निर्धारित करते हैं। यानी जैसी बाह्य परिस्थितियां होती हैं, हम जैसा रिएक्ट करते हैं, फिर उस परिस्थितियों के आधार पर वह जो प्रभाव होता है वैसे ही हमारे गुण भी विकसित होते जाते हैं कि उनको साथ जो है सामंजस्य बिठा सके, हम समायोजित कर सके खुद को बाह्य वातावरण के साथ। सिद्धांत उपागम हमने देख लिया। शोध उपागम में क्या 2 मुख्य विधियां हैं, जैसा कि हमने शुरू में देखा था
कि व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए कई तरह की शोध विधियों का भी प्रतिपादन किया गया है, जिसमें से प्रमुख दो हैं। फर्स्ट है भावमूलक और सेकंड है नियमान्वेषी। तो भावमूलक जो है ऑडियोग्राफिक अप्रोच, इस विधि में किसी व्यक्ति का विस्तृत विश्लेषण करके यानी उन विमाओं को जो उस व्यक्ति को समझने के लिए आवश्यक होती हैं, व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की जाती है। या इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो इस उपागम में विशिष्ट व्यक्तियों के अनोखेपन या अपूर्वता के अध्ययन पर बल डाला जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि आप ऐसे समझो कि जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना होता है, जो कुछ खास विभूतियाँ होती हैं या कुछ खास तरह के लोग होते हैं जो विभूति संपन्न होते हैं या उनकी विभूति संपन्न नहीं भी हों, अगर हमें आवश्यकता है किन्हीं कारणों से उनका अध्ययन करने की, क्लिनिकली रूप से, नैदानिक रूप से, या आप किसी जो बड़े उस तरह के विद्वान हुए हैं उनके ऊपर भी व्यक्तित्व पर रिसर्च किए जाते हैं, पता लगाया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में वो शील गुण या वो विमाएं जिनका अध्ययन या जो गुण उनके अंदर विशेष रूप से रहे हैं, जो उन्होंने काम किया है, ठीक है, तो उनके आधार पर उस पर उनको रेटिंग किया जाता है या उस पर उसकी जांच की जाती है कि यह गुण इनके अंदर कितना है। तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष की यहाँ पर बात है कि जब किसी व्यक्ति विशेष का वर्णन करना होता है तो उसका विस्तृत वर्णन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस उपागम में विशिष्ट व्यक्तियों के अनोखेपन या अपूर्वता के अध्ययन पर बल डाला जाता है। वही बात कह रहा कि जो उनका अनोखापन है, जो उनकी विशिष्टता है, उस पर ही बल डाला जाएगा, क्योंकि उसी का हमें पता लगाना है। इसमें क्या है, उपागम के प्रमुख समर्थक गॉर्डन ऑलपोर्ट हैं, ठीक है। उन्होंने इसी आधार पर अध्ययन करके यानी इसी आधार पर अध्ययन करके, इसी विधि के द्वारा अध्ययन करके जो है व्यक्तित्वशील गुणों को 3 प्रमुख भागों में बांटा है। यानी व्यक्तित्वशील गुणों को 3 प्रमुख प्रकार के शील गुण बताए: कार्डिनल शील गुण, केंद्रीय शील गुण और गौड़ शील गुण। तो इसमें कार्डिनल शील गुण का तात्पर्य है कि ऐसे शील गुण कुछ ही व्यक्तियों में पाए जाते हैं जो विशिष्ट होते हैं। यानी कि ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर कुछ विशेष गुण होता है जिसके कारण वो विशिष्ट कहलाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ ही व्यक्तियों में पाया जाता है और वो फिर चर्चित हो जाते हैं, समाज में एक उनका अपना दायरा बन जाता है। जैसे कि हिटलर है, महात्मा गांधी हैं, या आज हमारे देखा जाए तो जो है हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। इस प्रकार के लोगों में जो है कार्डिनल शील गुण होता है। केंद्रीय शील गुण का अर्थ है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कुछ विशेष या कुछ शील गुणों के इर्द गिर्द नाचता है, ठीक है। यानी कुछ शील गुण ऐसे हैं जिनका वो रिपीटली या बार बार या कॉन्टिन्यूसली उनका पूरा व्यक्तित्व उन्हीं पर चलता है, ठीक है। और कुछ गुण उसके अंदर ऐसे होते हैं जो कि वह कभी कभी वैसा व्यवहार करता है विशेष परिस्थिति पर। तो वो जो कभी कभी व्यवहार करता है वो शील गुणों का जो है गौड़ शील गुण कहलाते हैं, जबकि जिन पर उसका पूरा व्यक्तित्व डिपेंड करता है वो केंद्रीय शील गुण कहलाते हैं। तो ये हमारा था भावमूलक उपागम। नेक्स्ट है नियमान्वेषी उपागम। इस विधि में अध्ययन किए जाने वाले व्यक्तियों की तुलना व्यक्तित्व की कुछ चुनी गई खास विमाओं डायमेंशंस पर जो है किया जाता है। ऑलपोर्ट द्वारा इस उपागम पर भी बल डाला गया है, किंतु भावमूलक उपागम को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। यानी उन्होंने इसको अधिक महत्वपूर्ण बताया है, ठीक है। नियमान्वेषी उपागम में यह कहा है कि इस विधि अध्ययन किए जाने वाले व्यक्तियों की तुलना व्यक्तित्व की कुछ चुनी गई खास विभागों या डायमेंशंस पर की जाती है। अर्थात इसमें क्या किया जाता है कि कुछ जो व्यक्तित्वशील गुण होते हैं, ठीक है, अंतर्मुखता है, उत्तरदायित्व है, या कुछ भी ले लें जिसका हमें आवश्यकता हो अध्ययन करने की, ठीक है। तो उसके आधार पर जितने भी व्यक्ति हैं या समूह है या किसी का भी करना हो तो उसके आधार पर उनका रेटिंग की जाती है या उनके आधार पर उन सारे समूह के व्यक्तियों का अध्ययन किया जाएगा और फिर तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाएगा कि कितने व्यक्ति हाई लेवल पे हैं, कितने लो पे आए या कितने आए। तो इस प्रकार से कुछ खास विमाओं पर सभी व्यक्तियों का तुलनात्मक रूप से रेट कर लिया जाता है, रेटिंग कर ली जाती है, मापन कर लिया जाता है। सो मित्रों, आज आपने देखा इस प्रकार से कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और उसका जो है अप्रोचेज क्या क्या है। तो अप्रोचेज में हम लोगों ने देखा जो है सैद्धांतिक उपागम, शोध उपागम, 2 पर चर्चा की है। अब आगामी वीडियो में आप लोग देखेंगे इसके व्यक्तित्व के अप्रोच में या पहुंच में
प्रकार उपागम को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का विभाजन किस प्रकार से किया है। और इसके अलावा शील गुण उपागम देखेंगे कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व के विभाजन जो है वो शील गुणों के रूप में किस प्रकार से किया गया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम कंटिन्यूअसली आपको वीडियो देते रहेंगे, आपका सिलेबस पूरा होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।